नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है घुटन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही मोबाइल नीचे रखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घुटन। मालती जी ने अपमान और गुस्से के मारे चाय का कप नीचे रख दिया। मन ही मन सोचने लगी, ठीक है, जो निपटारा होना है हो जाए। मैं भी अपने घर में ऐसे घुट घुट कर नहीं रह सकती हूँ। बहू तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे इस घर में मेरा अपना कुछ है ही नहीं। मालती जी अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। आज बेटा आएगा तो उससे बात करूंगी। इधर बहू भी अपने पति से बात करने के लिए तैयार और भरी हुई बैठी थी। मालती जी को सुबह की बात याद आने लगी, जब उन्होंने बहू से कहा था कि बहू एक कप चाय बना देना, तेरे ससुर जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज पापा जी लगातार सुबह से खांसे जा रहे। तब उनकी बहू निशा ने मुंह बनाते हुए कहा था, माँ जी अभी घंटे भर पहले ही तो पापा जी ने चाय पी है, अब फिर से चाय? कितनी बार चाय की फरमाइश करते हैं आप लोग? बाल बच्चों वाला घर है, दूध भी बाजार से आता है। घर में कोई भैंस थोड़ी ना बंधी हुई है। अब सारा दूध अगर चाय में ही खर्चा हो जाएगा तो बच्चों के लिए हम क्या रखेंगे? पापा जी से बोल दो, अभी तो चाय नहीं बन पाएगी। इतना कहकर निशा नहाने चली गई। उसकी चिड़चिड़ाहट और गुस्सा देखकर मालती जी ठगी सी खड़ी रह गई। अब अपने घर में उन्हें चाय बनाने के लिए बहू से पूछना पड़ रहा है। बहू ने एक कप चाय बनाने के लिए मना कर दिया। मेरे पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उनके लिए चाय बनाने में भी मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा क्या अब? तभी अंदर कमरे से मालती जी के पति मनोहर लाल जी की आवाज आई, चाय में अदरक जरा ज्यादा डाल देना, सुबह की चाय में अदरक नहीं था। मालती जी ने पति की आवाज सुनकर कमरे में झांक कर कहा, अरे अभी दूध खत्म हो गया है, जब आ जाएगा तब आपके लिए चाय बना दूंगी। फिर कुर्सी पर रखे हुए बहुत सारे कपड़े, जिन पर खांसी की वजह से उनके पति ने उल्टी कर दी थी, धोने के लिए चली गई। रात में मनोहर लाल जी को इतनी तेज खांसी आ रही थी कि खांसी की वजह से उन्हें उल्टी हो गई। सारे कपड़े गंदे हो गए थे, साथ ही साथ चद्दर और तकिया भी धुलने के लिए तैयार पड़े थे। सारे कपड़ों को धोकर मालती जी ऊपर छत पर चली गई। कपड़े सूखने के लिए डालने लगी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, धूप भी हल्की होती है, सूखने में टाइम लगता है। तब तक निशा नहाकर निकल आई थी। बोली, पूरे घर में कितनी गंद फैला रखी है, चारों तरफ से बदबू आ रही है। माँ जी पूरे घर की साफ सफाई भी कर देना। मैंने तो अब नहा लिया है, मैं नहाकर ये सब समेटने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ बहू, मालती जी बोली, रोज ही तो साफ सफाई का काम मैं ही करती हूँ, तो आज भी कर दूंगी। बस आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि रात में बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। सोचा पहले उनको धो धुला कर सूखने डाल दूं, फिर साफ सफाई का काम करूंगी। निशा ने उनसे खींच कर कहा, जब आप घर में रहोगी तो थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ेगा। अरे बहू, मालती जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर गुस्से को दबाते हुए बोली, तुम सुना किसे रही हो? और किसे, आप ही से तो बात कर रही हूँ मैं, कहकर निशा अपने कमरे में जाने लगी तो मालती जी ने भी थोड़े रोज से कहा, हाँ हाँ, अब तुम मुझे इस बात के लिए सुना रही हो, तो क्या करूं, मैं भी तो खाना बनाकर तुम दोनों को खिला ही रही हूँ कि नहीं। ये कहकर निशा तेजी से अपने कमरे में चली गई। मालती जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं कि इधर कुछ दिनों से बहू बेटे का व्यवहार बहुत बदल गया है। बात बात पर बहू उन्हें ताने देती है, चाहते हुए भी मालती जी कुछ कह नहीं पाती है। बहू अपने कमरे में जाकर बैठ गई, फिर अपनी माँ से बातें करने लगी। इधर मालती जी पूरे घर की साफ सफाई करने में जुट गई। उसके बाद जब नहाकर आई तो उन्हें बड़े तेज ठंड लग रही थी। मनोहर जी ने पूछा, अरे शारदा, तुमने अभी तक मुझे चाय नहीं बनाकर पिलाई, अब तो दूध भी आ गया होगा, जाओ मेरे लिए कप चाय तो बना लाओ, बड़ी तलब लग रही चाय की। मालती जी ने कहा कि मुझे भी ठंड लग रही है, चलो देखती हूँ चाय के लिए कुछ इंतजाम कर पाती हूँ कि नहीं, कहकर वो रसोई में गई। 2 कप चाय लेकर कमरे में आकर चाय पीने अभी उन्होंने शुरू भी नहीं किया था कि तभी उनकी बहू रसोई में खाना बनाने के लिए आई और चाय के बर्तनों को देखकर चिल्लाने लगी, माँ जी जरा इधर आइए। बहू की इतनी तेज आवाज सुनकर मालती जी हड़बड़ा गई।
बोली, ऐसा क्या हो गया बहू जो इतनी तेज आवाज में चिल्ला रही हो? अपनी चाय को कमरे में ही छोड़कर वो रसोई में गई। देखा तो बहू रसोई में गुस्से से तिलमिलाई खड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ निशा बहू, इतना तेज क्यों चिल्ला रही है? देखिए माँ जी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मोल का दूध आता है, पैसे देने पड़ते हैं। घर में गाय भैंस तो बंधी नहीं है जो तुम चारों टाइम चाय पीते हो। जब सुबह मैंने चाय बनाकर दे दी थी तो अभी फिर से चाय बनाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर बाद में तो खाना बन ही जाना था। मालती जी उसे थोड़ी मिमियाती आवाज में बोली, बहू इसमें इतनी चिल्लाने वाली बात क्या है? सुबह से काम में लगी हूँ, ठंडे पानी में काम किया है। तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, चाय पीने का उनका भी मन कर रहा था, मुझे भी ठंड लग रही थी, क्या 2 कप चाय भी नहीं बन सकती थी? मालती जी को बहू का गुस्सा बहुत ही बेकार लग रहा था, अकारण लग रहा था। वह बहू से इतना कहकर अपने कमरे में चली तो आई, लेकिन बहू से ये भी सहन नहीं हुआ कि वो चुपचाप चली आई। वह रसोई में बड़बड़ाने लगी। निशा किचन में काम करते हुए बड़बड़ा रही थी, आने दो आज तुम्हारे बेटे को, आज तो तुम्हारा हिसाब मैं पूरा ही कर दूंगी। मैं अकेली तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? अरे और भी तो बेटे हैं तुम्हारे, उनके पास जाओ, उनके पास रहो, उन्हें भी तो मालूम पड़े कि आप लोगों को साथ रखने का क्या मतलब है। बहुत रख लिया हमने आपको, अब जाओ अपने छोटे बेटे के पास जाकर रहो, जो इसी शहर में तो रहता है। आज तो तुम दोनों का निपटारा होकर ही रहेगा। इतनी सारी फरमाइशें और रोजाना बढ़ती जा रही है। घर के इतने सारे खर्चे हैं, सब कुछ हमें तो उठाना पड़ता है। बहू के बड़बड़ाने की आवाज मालती जी अपने कमरे में साफ साफ सुन पा रही थी। उन्हें ऐसा गुस्सा आया कि अब उन्होंने चाय का कप नीचे ही रख दिया, चाय पी ही नहीं। उन्होंने भी मन ही मन में सोच लिया कि जाने दो, ठीक है, जो निपटारा होना है आज ही हो जाए। मैं भी अपने ही घर में ऐसे घुट घुट कर कितने दिन रहूंगी भला? बहू तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है कि जैसे ये घर मेरा है ही नहीं। और इस तरह से मालती जी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। उधर बहू निशा भी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब शाम को बेटा वापस आया ऑफिस का काम करके, तब तक मनोहर लाल जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खांसी थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने पति की बिगड़ी दशा को देखकर मालती जी घबरा गई और बेटे से बोली, बेटा अपने पिताजी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलो। कल पूरी रात खांसी की वजह से उल्टियां करते रहे और आज तो उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है मुझे। जयेश ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ और पिताजी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह अंदर कमरे में गया तो निशा उसे भड़काते हुए बोली, क्या जरूरत है तुम्हें अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाने की? हम लोग उन्हें अपने पास रख रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, क्या यही कम है? अब तुम अपने छोटे भाई से कहो कि वो पिताजी को डॉक्टर को दिखा लाए। हर चीज के पैसे हमें खर्च क्यों करे भला? जितनी तेजी से जयेश अपने कमरे में गया था, उतनी तेजी के साथ वो वापस भी आ गया और बोला, माँ आज मैं ऑफिस में बहुत थक गया था, बहुत सारा काम था। माँ तुम ऐसा करो ना, नरेश को बुला लो, वो पिताजी को अस्पताल ले जाएगा। मालती जी को बेटे के बदले हुए तेवर स्पष्ट समझ में आ रहे थे कि थोड़ी देर तक जो बेटा अपने पिताजी को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार था, कमरे में जाते ही इतनी जल्दी थक गया। मालती जी अपने छोटे बेटे नरेश को फोन करने लगी, जो उसी शहर में रहता था। दोनों घर एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पर ही बने हुए थे। जयेश ने जब माँ के फोन पर पिताजी की तबीयत के बारे में सुना तो वो घर आया, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने में वो भी आनाकानी करने लगा। बोला, माँ मैं अपनी दुकान का काम छोड़कर अभी आया हूँ, अभी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। भैया तो अभी अभी ऑफिस से वापस भी आ गए, आप उन्हीं से कहो ना कि पिताजी को दिखा लाए। फिर दबी आवाज में अपनी माँ से बोला, माँ पिताजी के पेंशन के पैसे तो भैया के पास रहते ही है। मैं तो ठहरा बिजनेस वाला, कभी बिजनेस में मुनाफा होता है तो अधिकतर घाटा ही घाटा। मेरे पास कोई महीने भर की बंदी बंदाई सैलरी थोड़े ना आती है भैया की तरह। जब भैया के पास आपकी सारी पेंशन है तो वही आपको डॉक्टर को दिखा लाएंगे। ये दो टूक बात सुनकर मालती जी अपने आने वाले बुढ़ापे का अंदेशा कर गई कि उनका बुढ़ापा कैसे होने वाला है। वो दोनों ही बेटों की मंशा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी और मन ही मन अब उन्होंने सोच लिया था कि अब वो इसका उपाय जरूर निकालेंगी। सब कुछ बहू बेटों को देने के बाद भी आज जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो बहू बेटे एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं।
और दुख और तकलीफ में भी हमारा साथ देने की जगह आनाकानी कर रहे हैं। दोनों में से एक भी बेटा उनके पति को डॉक्टर के पास नहीं ले गया। पूरी रात मालती जी इसी चिंता में रही। रात भर नींद नहीं आई। दो दो बेटे होते हुए भी पति को कोई अस्पताल दिखाने नहीं ले गया। मालती जी रात भर करवटें बदलती रही। बीच बीच में मनोहर लाल जी की खांसी भी चलती रही, जिसकी वजह से उन्हें उठकर उन्हें पानी वानी पिलाना पड़ता था। मालती जी को इस तरह परेशान देखकर मनोहर लाल जी ने पूछा, क्या हुआ मालती, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? पति के पूछने पर मालती जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, इतनी तबीयत खराब होने पर भी आपका एक भी बेटा आपको अस्पताल नहीं ले गया, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और फिर गरीब भी तो अस्पताल जाती हैं। अरे सरकारी अस्पताल में ही ले जाते। हम अपने पेंशन का सारा पैसा तो निशा के हाथ में रख देते हैं। इतना इतना सब करने के बाद भी बेटा बहू हमारी कोई कदर नहीं करते। अगर आज हमारा ये हाल है तो जिस दिन हम दोनों बहू बेटे पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन हमारा क्या होगा? मुझे तो अपने आने वाले बुढ़ापे की बड़ी चिंता सताई जा रही है। आज तो चलो आपकी सेवा करने के लिए मैं हूँ, कल को अगर हम दोनों ही बीमार हो गए, हम दोनों की सेवा या देख रेख कौन करेगा? मनोहर लाल जी ने उनकी तरफ बेबसी से देखा। मालती जी बोली, जब हमें दो बेटे पैदा हुए थे तो सासू माँ कितनी खुश हुई थी कि चलो तुम्हारे दो दो बेटे पैदा हुए बहू, घर में दो दो बहू आएंगी, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। मनोहर लाल जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, अरे मालती, तुम तो फालतू में ही चिंता करी हो। बेटा थका हुआ होगा इसलिए ऐसा कह दिया। कल मैं ही उससे बात करूंगा तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा ही। थोड़ी देर के बाद मालती जी उठी और अपने पति के लिए काढ़ा बनाकर ले आई, जिसे पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिली और नींद लग गई। लेकिन पति के सो जाने के बाद भी मालती जी को सारी रात नींद आई ही नहीं। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि आज अपने बहू बेटों से साफ साफ शब्दों में बात करेंगी वे। सुबह जब सबका चाय नाश्ता हो गया तो उसके बाद मालती जी अपने बेटे से बोली, बेटा मुझे कुछ पैसे चाहिए। जयेश ने उनकी तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। मालती जी आगे बोली, मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे। अरे माँ, 5,000? निशा और जयेश दोनों ही अचानक हुई इस डिमांड से आश्चर्य से माँ की तरफ देखने लगे। मेरे पास नहीं है माँ इतने पैसे, मालती जी ने कहा। अरे बेटा, पैसे क्या नहीं है, हम तो हर महीने हमारी पेंशन बहू के हाथ में रखते हैं कि नहीं, बताओ निशा। माँ, इतने पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए? यूं भी मेरे पास में पैसे बचते नहीं है। अरे वाह बेटा जयेश, तुम तो अच्छा कमाते हो, ये क्या हमें समझती नहीं हो? चलो कोई बात नहीं, हमारी पेंशन के पैसे तो हर माह तुम्हारे पास में जमा हो ही जाते हैं, उन्हीं में से मुझे 5,000 रुपए दे दो। अरे माँ, तुम्हें पैसे चाहिए किस लिए? तुम्हारे पिताजी को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। तभी निशा बीच में बोल पड़ी, माँ जी, जरा सी खांसी में 5,000 रुपए की जरूरत है। आप उन्हें घर का बना हुआ काढ़ा पिलाती रहो, ठीक हो जाएंगे। मालती जी ने थोड़े रोष से कहा, अरे काढ़ा पीते पीते पूरा हफ्ता निकल गया है, सूखी खांसी हो गई है। अगर ज्यादा दिन तक खांसी रही तो डॉक्टर ने पिछली बार ही बोला था कि टीबी हो जाएगी इन्हें। निशा ने गुस्से से कहा, माँ जी, हम अकेले पिताजी का इलाज का खर्चा क्यों उठाए? कल रमेश भी तो आया था, पिताजी को दिखाने के लिए क्यों नहीं गया? मालती जी बोली, अरे बहू, मैं तुमसे इसलिए पैसे मांग रही हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास हमारी पेंशन रहती है। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ माँ जी, लेकिन ये बताइए कि आपने रमेश के बिजनेस को खड़ा करने में कितना पैसा लगाया था? ये मैं आपसे क्या पूछूं? हमारे सारे रिश्तेदार इस बात को अच्छे से जानते हैं। उसका घर भी तो आपने ही बनवा कर दिया है, तो क्या वो दोनों आपको नहीं दिखा सकते हैं डॉक्टर को? निशा की बात सुनकर मालती जी चकित रह गई, फिर अपने पति की तरफ देखने लगी। मनोहर लाल जी बोले, बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी 6 महीने पहले ही तो तुम सबने बैठकर ये निर्णय लिया था कि पिताजी की पेंशन का जो रखेगा वही उनकी देखभाल करेगा। फिर आज ये सब बातें क्यों कर रही हो? और इस बात के लिए सबसे पहले तुम ही ने हामी भरी थी कि पिताजी की पेंशन मेरे हाथ में देनी होगी, मैं आप लोगों की पूरी देखभाल करूंगी। अभी तो 6 महीने भी नहीं निकले हैं और बहू अपनी बात से तुम पलट रही हो। बात करते करते बहस में बदल गई। फिर धीरे धीरे इतने जम के उनके बीच कहासुनी हुई कि निशा ने छोटी बहू और देवर को घर पे बुला लिया।
उन चारों में तू तू मैं होने लगी। मालती जी और मनोहर लाल जी चुपचाप ये सब देख रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। अपनी वजह से यूं लड़ते हुए देखकर मालती जी सोचने लगी कि जब दोनों छोटे थे तो इसलिए लड़ते थे कि माँ के साथ कौन सोएगा। छोटा कहता था मैं सोऊंगा और जयेश कहता था कि मैं, और फिर दोनों को वे अपने आस पास सुलाकर उनके सिर पर हाथ रखकर सोती थी। लेकिन बड़े हो जाने पर बच्चे कितने बदल जाते हैं। आज अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों लड़ रहे हैं कि कौन उनके बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाएगा। काफी देर तक मालती जी सब कुछ देखती रही। उनके बहू बेटे आपस में इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। अभी भी बहस किए जा रहे थे कि इलाज उनका कौन कराएगा। रमेश कह रहा था कि पिताजी की पेंशन तुम ले रहे हो, जैसे हमारे बीच तय हुआ था तो उनकी जिम्मेदारी तुम्हें उठाना है। लेकिन जयेश कह रहा था कि मैं अकेला उनकी जिम्मेदारी आखिर कब तक उठाऊंगा। अरे पेंशन ले रहा हूं तो तुम्हारे लिए भी तो पिताजी ने इतना कुछ किया है। गांव का दूसरा घर तुम्हारे लिए बनवाया, तुम्हारे बिजनेस में सारे पैसे लगाए। मैं तो अकेले ही अपना काम चला रहा हूँ, अपनी नौकरी कर रहा हूँ। उस नौकरी के साथ में मैं कितनी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। मालती जी से ये बातें और सहन नहीं हो रही थी। दोनों बेटों की ये तू मैं जब उनसे सहन नहीं हुई तो मालती जी उठी। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकल आई। आकर एक रिक्शा पकड़ा और अपने पति को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंच गई। वहां डॉक्टर को दिखाकर गोलियां वोलियां लेकर जब वो वापस रिक्शे में आकर बैठे तब वो अपने पति से बोले, सुनिए जी, हमें इस बात का कोई न कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। अपना ही घर होते हुए हमें हर चीज के लिए बहू का मुंह देखना पड़ता है और चार बातें सुननी पड़ती है वो अलग। अरे काम तो मैं घर में यूं भी करती हूँ, मुझे काम करने से कोई परहेज नहीं, लेकिन खाने पीने में कोई इस तरह से बार बार टोके तो क्या अच्छा लगता है। ऐसा क्या करे उपाय जिससे कि हम अपने घर में आराम से रह सके। जब घर में लौटे तो उन्हें घर का माहौल देखकर आश्चर्य हुआ। बहू बेटे बड़े शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बहू बेटे के चेहरे के हाव भाव देखकर मालती जी समझ गई कि कुछ तो बात जरूर है, तभी तो दोनों बेटे आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों बेटे मालती जी के पास उनके कमरे में आए। बोले, माँ आप कहाँ गई थी। मालती जी ने नाराजगी के साथ कहा, बेटे बुढ़ापे में तुम लोग अगर अपने पिता को डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो फिर मैंने उन्हें सरकारी अस्पताल में लेकर जाना ही सही समझा। मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। तब दोनों ही बेटे माँ की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। बड़े जयेश ने कहा, माँ तुम्हें पता है हम दोनों ने एक निर्णय लिया है, आप उसको सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मनोहर लाल जी भी बोले, अरे तुम लोगों ने ऐसा क्या निर्णय लिया जिसकी वजह से तुम लोग इतने खुश दिखाई दे रहे हो। जरूर अपने ही मतलब का होगा, तभी इतने खुश दिख रहे हो। बहू बोली, अरे पापा जी पहले सुन तो लीजिए तब कुछ बात करना। मालती जी अपने बेटे बहू की बात को सुनकर थोड़ी गुस्सा भी हो गई। तभी जयेश ने कहा, माँ हम लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम आप दोनों का बंटवारा ही कर लेंगे। आप हमारे साथ रहना और पिताजी को हम छोटे भाई के साथ भेज देंगे। पेंशन के पैसे भी आधे आधे ले लिया करेंगे, जिससे किसी एक पर दोनों की जिम्मेदारी नहीं आएगी। तुम्हें तो पता ही है माँ, हम लोगों के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां पहले ही है और दो दो लोगों की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है। अब एक इंसान की जिम्मेदारी तो हम उठा सकते हैं। रमेश ने भी कहा, हाँ माँ, जयेश भैया सही कह रहे हैं। बहू बेटों की बात सुनकर मनोहर लाल जी और मालती जी अवाक रह गए। दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उन्होंने सोचा कि बहू बेटों ने हम दोनों के संबंध में इतना बड़ा निर्णय तो ले लिया, लेकिन हम दोनों की मर्जी जानना जरूरी नहीं समझा। तभी रमेश ने कहा, माँ बाबूजी, निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं है। आप पूरा टाइम लीजिए और सोच समझकर बताइए। वैसे भी आज तो बहुत रात हो गई है, कल हम फिर आएंगे। तब तक आप अच्छे से सोच समझकर हमें बता देना। वैसे सोचने समझने वाली इसमें कोई बात तो है ही नहीं। हम लोगों ने एकदम सही निर्णय लिया है। अपने अपने फरमान सुनाकर बहू बेटे चले गए। मनोहर लाल जी घबराए हुए स्वर में बोले, नहीं मालती, हम बुढ़ापे में अलग अलग नहीं रह पाएंगे। तुम्हें तो पता है गांव में मेरे एक मित्र और उनकी पत्नी को उनके बहू बेटों ने बांट लिया था। एक बेटा पिता को शहर लेकर गया, दूसरा माँ को गांव में अपने साथ रख रहा था। वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर रहकर खुश थोड़े ना थे। एक बार मेरे उस मित्र का फोन भी आया था मेरे पास। तब वो फोन पर मुझसे बहुत रोए थे कि उन्हें शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और घर में उनसे कोई बात करने वाला नहीं।
गांव आकर अपनी पत्नी के साथ रहने का उसका बहुत मन करता है। कभी कुछ अच्छा खाने का मन हो तो बहू से कह भी नहीं पाता। एक दूसरे का दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं है, जबकि अभी तो दोनों जिंदा है। उधर गांव में उसकी पत्नी पूरे दिन अपनी बहू के साथ घर का काम करवाती है, दुख तकलीफ होने पर, लेकिन किसी से अपने मन की बात कर पाती नहीं। पिछली बार जब मेरे मित्र को बुखार आ गया था तो उसकी पत्नी ने कहा था कि बेटे अपने पिताजी को यहीं गांव में छोड़ जाओ, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। लेकिन गांव वाला बेटा पिताजी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। बेचारे ठीक से देखभाल न हो पाने की वजह से और बीमार रहने लगा, और अब तो पिछले महीने में उसकी मृत्यु भी हो गई। पति से इस तरह हमेशा के लिए बिछड़ जाने की वजह से उसकी पत्नी भी कुछ ही दिनों के बाद में चल बसी। अरे 1 महीने में 2 मौतें हो गई। मालती, मेरी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती है, एक तुम ही तो हो जो मेरी देखभाल करती हो। अगर बहू के पास हम दोनों अलग अलग रहे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी कम से कम हमें कुछ तकलीफ होती है तो एक दूसरे के साथ उसे बांट तो लेते हैं, एक और मन हल्का कर लेते हैं। मालती जी भी अपने बेटों के इस निर्णय से खुश तो थी ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर आज हम कुछ नहीं बोले तो उनके बहू बेटे उनके साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे जैसा उनके पति के मित्र के घर में हुआ था। वह इस तरह से अपने पति के से अलग होकर जिंदगी नहीं काटना चाहती थी। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे जयेश से कहा, बेटा जयेश, तुम दोनों को पालते पालते हमारी जिंदगी पूरी हो गई। तुम्हारी सारी फरमाइश हमने पूरी की। हमने अपनी ज़रूरतों को कम करके भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी की हैं, और पूरी ज़िंदगी तुम लोगों के साथ एडजस्ट करते में निकाल दी। हमें रात रात भर नींद नहीं आती कि हमारा बुढ़ापा आगे कैसे कटेगा, और अब तुम हम दोनों को अलग करने की सोच रहे हो। जयेश ने कहा, माँ, रमेश का भी यही फैसला है, वो मेरे फैसले में शामिल है। अब आप तुम सोचो और मुझे बताना। कहकर वो तो अपने ऑफिस चला गया। इधर मालती जी अपने पति से बोली, देखिए जी, अब आप चिंता तो बिल्कुल मत करो। शाम को हम दोनों बेटों को यहाँ अपने सामने बिठाकर बात करेंगे उनसे। इधर शाम को रमेश भी घर आ गया। अब वे दोनों अपने माता पिता के इस फैसले का इंतजार कर रहे थे कि कौन किसके यहाँ जाने के लिए तैयार है। चाय पानी होने के बाद में दोनों बेटे बहुएं डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मालती जी नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई और बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जैसे शायद वे किसी के आने का इंतजार कर रही थी। बेटे बहुए बहुत देर तक माँ को किसी का इंतजार करते देख रहे थे तो पूछने लगे, माँ, आप बार बार दरवाजे की तरफ क्या देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? अब तो आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए और रमेश आपको उसके घर ले जाएगा। जयेश अभी ये कह ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कोई आया। मालती जी ने दरवाजे के पास जाकर देखा, फिर हंसते हुए बोली, आइए आइए वकील साहब, मैं सुबह से आपका ही इंतजार कर रही थी। जयेश ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, माँ, आपने वकील साहब को घर पर क्यों बुलाया? बेटा, ये सारी बातें वकील साहब ही तुम्हें समझाएंगे। यह कहकर मालती जी कुर्सी पर बैठ गई और वकील साहब को भी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वकील साहब ने कहा, बेटा, बात यह है कि जिस घर में तुम लोग रहते हो वो मालती जी का है, और उनकी इच्छा है कि बेटे बहू इस घर को खाली कर दे तो वे आराम से इस घर में रहे। उन्हें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने घर में किराएदार रखना है, क्योंकि उनका उनके पेंशन में से गुजारा नहीं होता है। उनकी बात सुनी तो दोनों अवाक रह गए। रमेश चिल्लाते हुए माँ से बोला, माँ, तुम पागल हो गई हो? अपने ही बेटे बहू को घर से निकाल रही हो? दोनों बहुएं भी आंखें तरेरते हुए बोली, लगता है आप पर बुढ़ापा सवार हो गया है, आप सठिया गई हैं जो हम लोगों को घर से निकालने की बात कर रही हो। वकील साहब को बुलाने से पहले एक बार हमसे पूछा तो होता। मालती जी गुस्से से अपने बेटों को एक तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों ने जो निर्णय लिया हमारे बारे में, क्या वो लेने से पहले एक बार हमसे पूछा था? अरे दो दो बेटे बहुओं के होते हुए भी हमें अनाथ जैसा जिंदगी जीनी पड़ रही है। तुम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हो ना कि ये घर मेरा है। और रमेश, तुम इस बात में गनीमत समझो कि हमने तुम्हारे लिए जो घर बनवा दिया और तुम्हारे बिजनेस जमने में हमने जो पैसा लगाया वो हम तुमसे वापस नहीं मांग रहे। अरे तुम सोचो, अगर हम वो वापस मांग ले तो तुम दिवालिया हो जाओगे, दिवालिया। अरे माँ, आप अपने बहू बेटों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? अरे तुम्हारे पास में अपने बाप को दवा खाना ले जाने का पैसा नहीं है तो फिर हम अपना पैसा का कुछ तो सोचेंगे क्या करना है।
दोनों बहुएं भी माँ के इस स्वरूप को देखकर भयचकित रह गई थी। उन्होंने कभी मन में सोचा ना था कि ये सीधी सादी दिखने वाली महिला कभी कुछ ऐसा कदम ही उठाएगी। उन्हें तो लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो चुपचाप घर के काम करती रहेगी। अब तो उनकी चाल उनके ऊपर उलट गई थी। अगर आज माँ बाप को अलग करने के बाद उन्होंने ना उठाई होती तो उनकी माँ भी इस तरह का निर्णय नहीं लेती। दोनों बेटों बहुओं ने आपस में आंखों ही आंखों में बातें की और दोनों उठकर माँ के कदमों में बैठ गए, माफी मांगने लगे। दोनों बेटों ने और बहुओं ने काफी विनती चिरौरी की। मालती जी बोली कुछ नहीं, अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में लाकर पलंग पर बिठा दिया। मनोहर लाल जी मालती जी की तरफ प्रशंसा भरी निगाह से देखते बोले, मालती, आज तो तुमने कमाल कर दिया है, इतना कुछ भूल गई बेटे बहू को। मालती जी बोली, क्या करूं, ये सब कहने का मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत सोचने पर मैंने ये कदम उठाया है। अगर हम अपना सब कुछ अपने बेटे बहुओं को दे सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर उनसे वापस लेने का भी तो हमें हक है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि 2 रोटी देकर वे हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं तो नहीं खानी मुझे उनके एहसान की रोटी। अब आगे से वो इस तरह की बात कभी नहीं करेंगे हमसे। मित्रों, कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय माँ बाप को लेने पड़ते हैं दिल पे पत्थर रखकर। वो कभी ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन बेटे और बहुएं उन्हें मजबूर कर देते हैं, तब उन्हें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है अगर कहानी अच्छी लगी हो तो।